इसके आगे चलते हैं हम लोग। हाँ केमिस्ट्री चलेगा, लिख देते हैं केमिस्ट्री। गोल्ड में जहां तक किया था उसके आगे हम लोग कर रहे हैं। एक तो याद रखिएगा कि पूरे भारत, पूरे विश्व में ना गोल्ड का जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है वो भारत है ना, कई बार पूछ देता है आपसे। जबकि उत्पादन में याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड में 2% गोल्ड जो है इंडिया में होता है, कितना? 2%, है ना। गोल्ड के बारे में याद रखिएगा कि एक होता है 22 कैरेट गोल्ड। याद रखिएगा कि इसे 916 गोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके पीछे वजह यह है कि इसमें जो गोल्ड का परसेंटेज होता है ना, देखो गोल्ड इसमें कितना होता है 22 पार्ट, यानी टोटल 24 कैरेट होता है ना, तो इसमें 22 पार्ट गोल्ड होता है। एंड कॉपर एंड सिल्वर जो होता है वो कितना होता है आपका? 2 पार्ट होता है। अब इसका परसेंटेज आप निकालो, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, 22 है, टोटल कितना है 24, तो 22/24 गुने क्या हो जाएगा 100। इसका परसेंटेज निकालिएगा तो ये कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 91.6%। निकाल के दिखा रहा है क्या, है ना। इसका जब परसेंटेज निकालिएगा तो आएगा 2/24 इंटू 100। इसका परसेंटेज निकालिएगा ये आएगा 8.4%। अगर आपसे पूछ दे कि 22 कैरेट गोल्ड में गोल्ड का कितना परसेंटेज है, और अगर आपसे पूछ दे कॉपर एंड सिल्वर कितना परसेंट है, 8.4%। ठीक है, आगे बात समझ में। ये क्योंकि इसमें देखो गोल्ड कितना होता है 91.6% होता है, इसलिए आपको क्या इसे क्या बोला जाता है, इसे 916 गोल्ड कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। इसके बाद देखेंगे 18 कैरेट गोल्ड, और फिर गोल्ड का एक कंपाउंड है उसकी बात करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे प्लेटिनम की तरफ। हो गया, आज हम लोग मेटल फिनिश कर लेंगे, नॉन मेटल स्टार्ट कर लेंगे, और नॉन मेटल कल हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। कल भी लंबी चलेगी, लगभग 3 घंटे की चलेगी। हाँ तो कल लंबा ही क्लास चलेगा। हाँ देंगे, दोपहर में 1 घंटा टाइम दे देंगे बीच में, 1.5 घंटा। अच्छा वो देख लेंगे, ठीक है वो देख लेंगे, गैप दे देंगे, 1 घंटे का गैप दे देंगे। ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट है 18 कैरेट गोल्ड। इसमें क्या होता है तो याद रखना कि गोल्ड कितना होता है 18 पार्ट, और कॉपर एंड सिल्वर कितना होता है 6 पार्ट, है ना। तो इसमें अगर आपको मान लीजिए परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालिएगा बता दो। अच्छा 66.6 नहीं होगा बाबू, है ना, 18/24 गुने 100 यानी 75% होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें याद रखिएगा कॉपर एंड सिल्वर का परसेंटेज, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 25% हो जाएगा। कितना? 25%। तो इसे क्या बोलते हैं 75%, इसे 750 गोल्ड कहेंगे ना। चलिए अब देखिए इसका कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है इसका, तो यहीं पर लिख लीजिए कंपाउंड ऑफ गोल्ड। एक ही कंपाउंड है, ऑरिक क्लोराइड बोलते हैं इसको, या गोल्ड क्लोराइड बोलते हैं, AuCl3, है ना, गोल्ड क्लोराइड। और याद रखिएगा इसका यूज कहां पर होता है, इसका यूज जो सांप के जहर का एंटीडोट होता है ना, जो सांप वगैरह काटता है तो उसके जहर का जो एंटीडोट होता है, जहर के एंटीडोट, यानी जो सांप के जहर के बाद जो इंजेक्शन लगता है ना उसको बोलते हैं एंटीडोट, एंटीडोट के निर्माण में। यानी सांप का जहर काटने वाला जो इंजेक्शन होता है, या किसी भी प्रकार का जो पॉइजन है उसके जहर को काटने वाला जो इंजेक्शन है उसमें इसका यूज होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे प्लाटिनम। प्लाटिनम चला आगे, अच्छा कोई नहीं, लिख लो लिख लो, चलो मुक्त करें। नेक्स्ट है प्लैटिनम, Pt। एटॉमिक नंबर कितना है 78 ना जी, तो लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है एटॉमिक नंबर। तो याद रखना इसे क्या कहा जाता है, इसे व्हाइट गोल्ड कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा इसकी खोज कैटलिस्ट के रूप में, सबसे पहले इसकी खोज उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में सबसे पहले डोबेराइनर ने की। ये आपको बताया भी था जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, डोबेराइनर ने की। इसके बाद याद रखिएगा कि इसकी ये सबसे कम क्रियाशील धातु है, ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। इसके बाद कौन है, गोल्ड, है ना, ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। याद रखिएगा इसे कई बार जब बहुत देखिए फैक्चुअल बहुत फैक्ट पूछेगा ना, याद रखना इसे एडम्स कैटलिस्ट भी कहा जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, एडम्स कैटलिस्ट कहा जाता है। एडम का उत्प्रेरक, हिंदी में एडम का उत्प्रेरक कहा जाता है, एडम का उत्प्रेरक कहते हैं। और एडम्स एप्पल किसे कहते हैं, एडम्स एप्पल कहां पर मिलता है, ये जो होता है ना इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, या फिर टिटुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिटुआ, आदम का सेब। इसके बाद याद रखना कि इसका यूज आभूषण के निर्माण में होता है, एक तो ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में प्लैटिनम का यूज होता है। इसके बाद याद रखिएगा इसका यूज फाउंटेन पेन की निब में होता है। जो फाउंटेन पेन होता है ना, ये तो आपको बताया था कि फाउंटेन पेन जो है किस सिद्धांत पर, कैपिलरी के सिद्धांत पर काम करता है। इसका यूज फाउंटेन पेन की निब में होता है। फाउंटेन पेन का आविष्कार लुई वाटरमैन ने किया, जबकि बॉल पेन का आविष्कार बीरो ब्रदर्स ने किया। इसके बाद याद रखिएगा कि इसका यूज वेजिटेबल ऑयल के या वनस्पति तेल के
हाइड्रोजनेशन में भी होता है ना। देखिए निकल और पैलेडियम का होता ही है, साथ ही साथ इसका भी क्या होता है, यूज किया जा सकता है वहां पे, हाइड्रोजनेशन में होता है। या अन्य प्रकार के कई प्रकार की अभिक्रियाओं में याद रखिएगा प्लेटिनम का यूज कई प्रकार की अभिक्रियाओं में कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है ना। एक ये बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, याद रखिएगा। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है मरकरी, इंपॉर्टेंट है, खूब सवाल बनता है मरकरी से। चला आगे। नेक्स्ट है मरकरी या फिर पारा। पारा यानी Hg, पूरा मतलब क्या है इसका, हाइड्रागायरम है ना। एटॉमिक नंबर तो पता ही होगा, 80 है, ठीक है। एटॉमिक मास 200.5 या 200 भी याद रखिएगा तो चलेगा। इसका पूछता है एक्चुअली में आपसे पेपर में ना, तो इसलिए ये आप याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर भी खूब पूछता है और एटॉमिक मास भी खूब पूछता है। यह एक द्रव धातु है, लिक्विड मेटल है। इसका जो रंग होता है ना चांदी के जैसा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे क्विक सिल्वर क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर कहते हैं। बाकी इसका अयस्क जो है आप लोगों को पता है, एक तो सिन्नेबार है और एक क्या है, कैलोमेल है ना, इसे क्विक सिल्वर कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा मरकरी के बारे में कि इसका यूज थर्मामीटर, सबसे पहला थर्मामीटर कौन बनाया, गैलीलियो। बैरोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर में होता है। याद रखिएगा ट्यूबलाइट में, जो ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट में किसका, आर्गन और मरकरी के वापर का यूज होता है ना जी, आर्गन तथा मरकरी यानी पारा के वाष्प का। इसके बाद याद रखिएगा कि ये सबसे कम आघातवर्धनीय, ये सबसे कम आघातवर्धनीय तथा सबसे कम तन्य धातु है, सबसे कम तन्य धातु है। याद रखिएगा ये मेटल के साथ मिलकर अलॉय बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, अमलगम कहते हैं, जिसे अमलगम कहते हैं। एक्सेप्शन है, याद रखना आयरन के साथ नहीं बनाती है, गोल्ड सॉरी प्लैटिनम के साथ और टंगस्टन के साथ। आयरन, प्लैटिनम और टंगस्टन के साथ नहीं बनाती है, तो इसलिए इसे आयरन के पात्र में, इसे लोहे के पात्र में स्टोर किया जाता है। इसका जो सापेक्ष घनत्व होता है वो कितना होता है, 19.6 है ना, कल बताया था आपको, दिखाया भी था। पहले आप इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। हर एक पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल पूछा हुआ, हर एक पॉइंट से। आयरन, टंगस्टन, प्लैटिनम के साथ अमलगम नहीं बनाती है ना, एक्सेप्शन है, पूछा जाता है आपसे। ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है कि मरकरी की बॉल, ये तो लिखा चुके हैं आपको फिजिक्स में कि जो आयरन की बॉल मरकरी के ऊपर तैरती है पानी में डूब जाती है, क्योंकि आयरन का घनत्व क्या होता है, मरकरी से कम होता है, पानी से अधिक होता है। लिखाने की जरूरत है, ठीक, ठीक। नहीं बनाता है अमलगम, वही लिखा है एक्सेप्शन में ना। आयरन के साथ नहीं बनाता है, प्लैटिनम के साथ नहीं बनाता है, टंगस्टन के साथ, इन तीनों के साथ नहीं बनाएगा। और आप याद रखना कि हमारे शरीर में अगर आपसे पूछे कभी आयरन कितना है, हमारे शरीर में आयरन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, आयरन याद रखना 5 ग्राम, कितना होना चाहिए, 5 ग्राम। चलिए अच्छा रुक लिख। आयरन की अधिकता से, सॉरी इसकी अधिकता से कौन सी बीमारी होती है पता है ना आपको, क्या होता है, मीना माता, तो बताने की जरूरत तो नहीं है। चलो आगे चलें। चलो तो अभी भी नहीं हुआ है, हाँ चलिए नेक्स्ट है कंपाउंड ऑफ Hc या कंपाउंड ऑफ मरकरी यानी पारा के अयस्क। ये तो आपको पता ही है, पारा की अधिकता से बीमारी कौन सी, मीनी माता या मीना माता। अब याद रखिएगा यहाँ पर जो पहला इसका अयस्क है वो है Hgs, क्या है, Hgs, इसे बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, है ना। अब देखिए इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही सिन्नेबार कहते हैं, इसे ही सिन्नेबार कहते हैं। और इसे याद रखिएगा क्या कहा जाता है, इसे वर्मिलियन कहते हैं, वर्मिलियन, वर्मिलियन या फिर जो सिंदूर होता है ना, सिंदूर, वो एक चुटकी वाला सिंदूर जो होता है वही, है ना ठीक है। याद रखिएगा इसका यूज सिंदूर के निर्माण में होता है ना। दूसरा याद रखिएगा HgCl2, इसे बोलते हैं, इसे मर्क्यूरिक क्लोराइड बोलते हैं और ये पॉइजनस होता है। फॉर्मूला आपसे पूछ देता है बस, है ना, मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं। और ये कैसा होता है, ये जहरीला होता है। और तीसरा याद रखिएगा
एक होता है मर्क्यूरस क्लोराइड या Hg2Cl2। मर्क्यूरस क्लोराइड फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर एक है तो मर्क्यूरिक है, दो है तो मर्क्यूरस है। इसको कैलोमल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कैलोमल। कैलामिन किसका अयस्क है? कैलामिन जिंक का। कैर्नोटाइट किसका अयस्क है? कैर्नोटाइट यूरेनियम का, है ना। और याद रखिएगा कार्नेलाइट किसका है? मैग्नीशियम का, है ना। इसका यूज याद रखिएगा ड्रग्स, इसका यूज कुछ औषधियों के निर्माण में होता है। कुछ औषधि वगैरह ड्रग्स वगैरह जो होता है, खास करके जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ औषधियां होती है, निर्माण में होता है। हालांकि यूज आपसे पूछते नहीं है एग्जाम में, लेकिन इसका यूज होता है जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। सोना और चांदी के बारे में लिखाए हैं सर? हाँ लिखाए हैं, बिल्कुल लिखाए हैं, है ना। चांदी को चांदी बोल रहा है? चलिए अच्छा, किसी के साथ भयंकर वाला धोखा हुआ था इस साल। अगला साल नहीं तुम्हारे साथ ऐसा है ना, जिसने भी लिखा है नंबर बदलने उसने शहर बदल ले, नंबर बदल ली उसने शहर बदल ली, झूठी कसमें खा के उसने एतबार बदल ली। ये तो ठीक है। सोचा था, है ना, बेचारा सोचना ही अब तुम खाली, है ना? सोचा था उसके साथ नया साल मनाएंगे साल बदलने से पहले उसने यार बदल ली। भयंकर धोखा हुआ बेचारे के साथ, है ना। कोई बात नहीं है ना। स्टार लगाओ, है ना। सारा यार प्यार सब वापस आ जाएगा, है ना? कौन बोला? चलो, नहीं लिखे हो? क्या हुआ? अच्छा, ये लोग पढ़ाई से ज्यादा सारी फोकस रहता है तुम लोगों का, हैं? कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, वन लाइनर नोट्स नहीं मिला क्या अभी तक? अरे यार उसी समय बोले बोल देने के लिए। अभी नहीं नहीं, अभी दिलवाएंगे, हाँ, नाम तो उसी समय फोन किए थे। चलो नेक्स्ट है, इसके बाद अगला है लेड, पीबी। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 82, है ना जी। याद रखना कि इसका जो लैटिन नाम है प्लम्बम। याद रखिएगा कि जो इसकी अधिकता से प्लम्बिज्म, कौन सा बीमारी होता है? प्लम्बिज्म नामक रोग होता है, जिसमें कि ना प्रभावित हमारा लंग्स होता है, रोग होता है। इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है और थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम भी। यह याद रखिएगा विद्युत तथा उष्मा का सबसे खराब चालक है, मतलब धातुओं में उष्मा का सबसे खराब चालक है। ब्रैकेट में लिख लेना धातुओं में, है ना। धातुओं में सबसे खराब चालक है। इसके बाद देखिए इसका एलॉय तो है ना, इंपॉर्टेंट है। एक एलॉय है इसका लेड और टिन। लेड जो होता है 37%, टिन होता है आपका 63%, और ये मिलकर के बनाता है, याद रखिएगा क्या? शोल्डर मेटल। क्या बनाता है? शोल्डर मेटल, या फिर इसे कहते हैं टंका धातु। और इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका यूज फ्यूज वायर, इसका यूज फ्यूज वायर, फ्यूज तार होता है ना जो इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में यूज होता है, फ्यूज वायर तथा टाँका लगाने में, जो किसी को चोट लगता है ना तो जो बॉडी में जो टाँका लगाते हैं, हाँ, टाँका लगाने में होता है। साथ ही साथ इसका यूज जो होता है ना आपका जो शोल्डरिंग के पर्पज से होता है, नहीं शोल्डर करते हैं कोई पतला पतला तार को जोड़ने के लिए, है ना। हाँ, तो शोल्डरिंग में भी इसका यूज होता है। वेल्डिंग, वेल्डिंग में याद रखना आयरन और एल्यूमिनियम का यूज होता है धातु में। अगर मान लीजिए आयरन को जोड़ना है ना तो उसके लिए कोई भी अगर लोहा है इसके लिए उसका वेल्डिंग में आयरन और एल्यूमिनियम का यूज होता है। लेकिन गैस कौन सा? एसिटिलीन यूज होता है। लेकिन नहीं, पतला पतला तार है, मान लो जैसे रेडियो सब में या किसी चीज में तार हो जाता है तो उसको जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं, है ना। सोल्डरिंग बोलते हैं, सोल्डिंग, वही सोल्डिंग में, ठीक है। लिखो इसे, हो गया। चलो अच्छा, कोई नहीं लिख लो, ठीक है। आगे चलें, चलो पिएंगे। अब देखो इसके बारे में याद रखिएगा कि एक यूज लिख लो, इसका यूज सोल्डरिंग मेटल वायर के, इसका यूज वायर के सोल्डरिंग यानी जोड़ने में होता है। अब देखिए फ्यूज तार के बारे में नोट में 3-4 पॉइंट लिख लेना फ्यूज वायर के बारे में। हालांकि आपको पहले बताया हुआ है मैंने। फ्यूज वायर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? फ्यूज वायर पतला होना चाहिए। दूसरा, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? अरे गलनांक बिंदु बताओ कैसा होना चाहिए? बिंदु कम होना चाहिए, हाँ, पतला होना चाहिए। तभी जितना पतला होगा तभी ना रेजिस्टेंस उसका उतना ज्यादा होगा, है कि नहीं। फ्यूज वायर जो है का प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी उच्च होना चाहिए। फ्यूज वायर को किस तार से जोड़ा जाता है बताओ? फ्यूज वायर को जिंदा तार से, गर्म तार, जिंदा तार, है ना, या फिर इसी को लाइव वायर बोलते हैं, से जोड़ा जाता है।
और फ्यूज तार का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, फ्यूज तार का आविष्कार, सॉरी आविष्कार नहीं, फ्यूज वायर किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्यूज वायर याद रखिएगा विद्युत धारा के किस प्रभाव पर, फ्यूज तार विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। पहले आप इसे लिखो फटाफट से, ये पांचों पॉइंट है, पांचों पॉइंट से सवाल बनता है पेपर में। और हर एग्जाम में आप देखिएगा, बिहार का जितना एग्जाम है ना, सब में यहाँ से सवाल पूछा गया। इसका परसेंटेज भी याद रखना कि लेड कितना होता है 37 और टिन कितना होता है 63। हो गया, आगे चला, कोई नहीं, लिख लो। चला आगे। हाँ, टाइप मेटल कहेंगे, टाइप धातु या टाइप मेटल कहते हैं। इसके बाद एक और अयस्क है इसका, मतलब एक और एलॉय है, मिश्र धातु है, जिसमें कि कॉपर होता है, आयरन होता है, साथ ही साथ जिंक होता है और लेड होता है ना। इसी को बोलते हैं कि हम लोग डेल्टा मेटल, जो कल एक बच्चे ने पूछा था ना, डेल्टा मेटल, है ना। लेड बहुत कम होता है, लेड लगभग इसमें मान लीजिए 0.5% के आसपास होता है, लेड 0.5%। और ये जो डेल्टा मेटल है, इसका यूज याद रखना एरोप्लेन के विंग्स, एरोप्लेन का जो डायना होता है ना, पंखी, उसका एरोप्लेन के विंग्स, तथा स्टीयरिंग, जो कार वगैरह की स्टीयरिंग होता है ना, कार की स्टीयरिंग, एंड तथा जो व्हील बेरिंग होता है ना, व्हील का बेरिंग वगैरह होता है, व्हील के बेरिंग में होता है। साथ ही साथ इसका यूज याद रखिएगा कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में भी होता है ना, जैसे मोटर वगैरह, कई सारे मोटर के निर्माण में भी इसका यूज होता है। मैंने आपसे ये पूछेगा, एरोप्लेन के विंग्स में स्टीयरिंग या कार की जो स्टीयरिंग होती है ना, जो हैंडल होता है जी, वो गियर वगैरह जो हो गया उसमें क्या हुआ? कट्टा नहीं, कट्टा इससे नहीं होता है ना। चलो इसे लिख लो, है ना? इसके आगे चलते हैं हम लोग। चलो आगे लिख लिया सभी ने, हो गया। अब कंपाउंड ऑफ लेड, इसका भी वन लाइनर जो है ना, आज तो उसका मैंने फिजिक्स का जैसे पता नहीं क्यों अपडेट नहीं किया है, मैंने कब का दे दिया, कल रात में ही भेज दिया था, और अभी करेंगे, बात करेंगे, है ना, इतना बना, ठीक है, अभी अभी डलवाते हैं, रुक जाना। Pb3O4 लेड टेट्रा ऑक्साइड बोलते हैं इसको। और कल की क्लास में ना, कल की क्लास में आएंगे ना, तो आपको मैं देखता हूँ ना, मैं यही पीडीएफ में ही लगा दूंगा, है ना। प्रिंट भी करवाना है तुम लोग को, प्रिंट करवाना तो प्रिंटेबल फॉर्म में डलवाएंगे, प्रिंट करवाना है ना, तो फिर तो मैं भेज दूंगा, वहां से वो डाल देंगे। लेड टेट्रा ऑक्साइड, इसे ही बोलते हैं कि हम लोग इसे रेड लेड बोलते हैं, क्या? रेड लेड कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, इसे मीनियम भी कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं? मीनियम नाम है इसका, इसे मीनियम भी कहते हैं। और इसका यूज भी याद रखिएगा सिंदूर के निर्माण में होता है, सिंदूर, या फिर लिख लो लाल रंग का सिंदूर, जो रेड कलर का सिंदूर होता है ना, सिंदूर के निर्माण में होता है। इसके बाद अगला है दूसरा पीबीओ। हाँ, सब ऐसा नहीं कि सिंदूर में उसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है ना, दोनों ही यूज होता है ना। लेड ऑक्साइड, है ना, ठीक। नहीं, लगाने वाले को ज्यादा चिंता रहता है ना, क्योंकि पूरे जीवन तो उसी को झेलना है तो उसको तो चिंता रहना ही चाहिए कि नहीं, है? इसे तुमको तो मिलेगा, एक्सपीरियंस करो फिर इसे लिथाज कहते हैं, है ना। क्या हुआ, कहोगे दिन भर हम खाने में ठीक है इसके बाद याद रखिएगा कि इसका यूज, इधर देखो कितना हंसी आ रहा है इन लोग का इसका यूज बैटरी में, इसका यूज बैटरी में होता है। चलिए फटाफट से इसे लिखो फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे। अब हम लोग ऑलमोस्ट मेटल फिनिश करने पे पहुंच चुके हैं, फिर हम लोग नॉन मेटल में जाएंगे। कल हम लोग का नॉन मेटल भी रहेगा, प्रयास की खत्म करना, देखते हैं। चला आगे, नेक्स्ट है थर्ड, हल्ला मत करिए, PbO2 लेड डाइऑक्साइड। इसका यूज कहां पर होता है याद रखिएगा, इसका यूज माचिस उद्योग में होता है ना, माचिस उद्योग में होता है।
और ये तो आपको पता है ना कि जो माचिस का जो तीली होता है उस पर किसका यूज होता है? किसका? पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, और किसका? सब भूल गए हो तुम लोग हैं। एंटीमनी सल्फाइड, सब लिखा हुआ है ना जी, फिर भी भूल जा रहे हो, कैसे काम चलेगा? चलिए अगला पॉइंट, C8H20Pb, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं C2H5 एक के बाद है, हाँ ना बोलो। इसको इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राइथाइल लेड या फिर TL। इसका यूज याद रखिएगा कहां पर होता है? इसका यूज पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने में होता है। पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने में होता है, यानी कि इसका यूज पेट्रोल की गुणवत्ता को बढ़ाने में, क्योंकि पेट्रोल की गुणवत्ता किस में मेजर करते हैं? ऑक्टेन नंबर में। इसका यूज पेट्रोल की गुणवत्ता को कहते हैं ना, माइलेज दे देते हैं भैया, है ना? जैसे पेट्रोल डालते हैं ना, पेट्रोल पंप वाला 20 रुपये का माइलेज डाल देते हैं, तो माइलेज यही है, पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ाने में होता है। ऑक्टेन जो होता है एक्चुअली में पेट्रोल का ही दूसरा नाम है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? C8H18। ये क्या है? पेट्रोल का सूत्र। क्या हुआ? अभी आ रहे हैं, उससे भी बता रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ये तो खैर फ्यूल हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैसोलीन। क्या बोलते हैं? और आजकल जो देखते हैं इथेनॉल जो ब्लेंडेड आता है ना पेट्रोल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैसोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैसोहल। ये जो गैसोहल होता है ना, इसमें गैसोलीन यानी कि पेट्रोल होता है, और क्या होता है आपका? इथेनॉल होता है। इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, और इसका जो उत्पादन होता है, खास करके इथेनॉल का उत्पादन बिहार में खूब हो रहा है। इसके उत्पादन में मुख्यतः मक्का का यूज होता है, शुगर केन का यूज होता है ना, बाजरा का, ये सब का। गैसोलीन जो है हम लोग किसे कहते हैं? तो पेट्रोल को। ये 90% होता है इसमें, और 10% क्या होता है आपका? इथेनॉल होता है। 90-10 मतलब जो नॉर्मली जो रेशियो है। अभी आप देखिए धीरे धीरे गवर्नमेंट का क्या होता है ना, वो वो बढ़ाते जा रहा है, लेकिन प्रॉपर जो गैसोहल होगा, सिर्फ जो गैसोहल होता है, गैसोहल में 90% गैसोलीन और 10% क्या होता है? इथेनॉल होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, पहले आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, चला आगे। नेक्स्ट होता है एक व्हाइट लेड। लिख लीजिए, लिख लीजिए। हो गया? अच्छा ये बताओ, जो ऑटोमोबाइल इंजन होता है, अच्छा इधर से भी आ रहा। देखो यहाँ पे रखे, अभी भींग गया, किसके कारण भींग गया ये? अरे भाई पानी के कारण तो भींगा है। कौन सा फिजिकल वो है? केसी तत्व के कारण, है ना? तो पानी के कारण, तो हमको भी पता है पानी के कारण भींगा, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कम होता है ना बहुत, इसलिए, मतलब सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो क्वथनांक बिंदु काफी कम होता है, इसलिए पेट्रोल जो है ना बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। अब ये दरोगा एक्सपेरिमेंट है, या दोरोगा एक्सपेरिमेंट है ना? दरोगा ही है ना? मैं समुद्र देखूं तो लहरों में नजर आते हैं। चलो इसके साथ सवाल भी है, समुद्र के लहर से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, है ना? और समुद्र का जो लहर है, जो समुद्र में जो ये टाइड्स आता है, वो किसके कारण आता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, बहुत कम प्रभाव सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का। चलो ठीक है, फिर से अब मैं समुद्र देखूं तो लहरों में नजर आते हैं, और आसमान देख लूं तो चांद बन जाते हैं। अब इससे भी दो सवाल है। अच्छा ठीक ठीक, नहीं तो सर मजा खराब हो जा रहा है सवाल से, नहीं? चलो ठीक, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। मैं समुद्र देखूं तो लहरों में नजर आते हैं, आसमान देख लूं तो चांद बन जाते हैं, अगर सो जाऊं रातों को तो सपनों में आते हैं, अगर सो जाऊं रातों को तो सपनों में आते हो। ए वर्दी, अब तुम ही बताओ मुझे इतना क्यों सताते हो? ये बढ़िया है ना? तो वर्दी के प्रति आपका लगन ऐसा होना चाहिए, जिन्होंने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है ना? ठीक है, क्योंकि जहां देखिए आपको वर्दी नजर आए, है ना? और देखिए इसी से एक बड़ा अच्छा मैं आप लोगों को थोड़ा वो करूंगा 5 मिनट के लिए, कि हर कोई नए साल पे अलग अलग अपना वो क्या लेते हैं जी? क्या लेते हैं? न्यू ईयर रिजोल्यूशन, यही बोलता है ना जी? हाँ ठीक है। आप लोगों का देखिए क्या होना चाहिए, आपको ना छोटी छोटी जो कोशिशें है ना, वो आपको क्या बनाएगी? सफल बनाएगी। और इसके लिए देखिए आपका क्या होना चाहिए, ये चीज आप प्रैक्टिकल करके देखना थोड़ा, 2 महीने में आपको, 1-2 महीने करके देखिए, बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज अपने आप में आपको नजर आएगा। हर दिन का ना सबसे पहले जैसे सुबह उठते हैं ना, हर चीज अगर देखिए आपका प्लान नहीं है, तो अनप्लान चीज का आपको सफलता के रास्ते पर नहीं पहुंचाएगा आपको। आपका जैसे न्यू ईयर में ना, आपको ये देखिए कि हमारा पहले टारगेट डिसाइड करो कि हमें अगले 6 मंथ में हमारा ये टारगेट है, ये एग्जाम हमको क्या करना है? क्लियर करना है ना? या अगले साल आपका ये जो भी है डिसाइड कर लीजिए कि हमको नेक्स्ट ईयर में ये 2-3 एग्जाम आप डिसाइड करो, क्योंकि आजकल तो हर कैलेंडर पहले से आ जाता है, रेलवे का चाहे बिहार में कोई भी एग्जाम है, पहले से डिसाइडेड कि ये वैकेंसी आने वाली है। उसका आप अपना गोल डिसाइड करिए पहले, उस गोल के प्रति ना आपको क्या करना है? डेली सुबह जैसे उठते हैं ना, सुबह उठने के पहले आप ये डिसाइड करो कि हमें आज क्या क्या चीजें करनी है। एक होता है ना, एक वो आता है क्या बोलते हैं, स्टिकी नोट। स्टिकी नोट आता है ना, आप अपना उसमें नोट कर लीजिए कि हमें ये चीज आज करनी है। जो भी आपका टारगेट है उसको यहाँ पे डिसाइड करो, और रात में सोने से पहले आपका पूरा वो होना चाहिए कि हमें जो भी आपने टारगेट्स डिसाइड किए हैं वो आपको अचीव करना है। अगर नहीं आपने अचीव किया तो आपको थिंक करना है कि आखिर कहाँ पर कमियां रह गई, है ना? जो कमी रह गई, मान लीजिए कि पहले दिन आपने 4-5 चीजें डिसाइड करी थी, कि मान लीजिए कि आपने हमें मैथ पढ़ना है, हमें जीके पढ़ना है, हमें पीवाईक्यू लगाना है, सेट लगाना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, और मान लीजिए कि आपने कोई एक चीज अचीव नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, है ना? ये आप क्या करेंगे? आप इसके ऊपर काम करेंगे कि अगले दिन जो हम फिर नेक्स्ट वो डिसाइड करें वो हमारा क्या हो, अचीव हो। ये तो डेली का एक गोल आपको सेट करना है। दूसरा, आपका वीक का भी टारगेट सेट होना चाहिए कि जो हमारा ये अपकमिंग ये वीक है, इस वीक में हमें किन किन चीजों को क्या करना है? फिनिश करना है।
वीकली आपका गोल सेट होना चाहिए, फिर इसी तरह मंथली पूरे मंथ का आपका गोल क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। ये जो आप देखते हैं कि कोई भी अगर सफल इंसान है, बहुत सफल है, तो वो क्यों इतना सफल है? क्योंकि उसको डेली का क्या है कि वो डेली का अपने गोल डिसाइड करते हैं, हमें सुबह उठ के क्या करना है आज पूरे दिन में, और उसके लिए सुबह से शाम तक वो इसके ऊपर काम कर रहा होता है। ये चीज अगर आपने एक महीने आप करके देखो, है ना, खुद से एक महीने आप करके देखिए ये चीज, और इसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करिए अपने end से, आपको देखना कितना चेंज अपने आप को, मतलब कहता है ना कि हर अगला दिन जो है ना आपके पिछले दिन से बेहतर हो। हर दिन मतलब जो है आप कुछ ना कुछ क्या करो, अपने आप में इंप्रूवमेंट करो, एक महीने में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। लेकिन ये कोई और नहीं करेगा आपके लिए, ये आपको करना होगा खुद। ये आपके मतलब ना तो आपका दोस्त करेगा, ना मतलब आपके पेरेंट्स कर लेंगे, ना आपकी जो मतलब क्या कहते हैं मतलब गर्लफ्रेंड अगर किसी की है तो वो करेगी, है ना, या मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, ये करना आपको ही है ना, ये चेंज आपको खुद में लाना होगा, और ये आप एक महीना करके देखिए, है ना, तो आपको बहुत मतलब इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्या हुआ? हाँ, तो ये चीज अगर आपने ये देखो, अगर सुबह आप ये चीज डिसाइड करते हो ना, तो शाम में अगर आप अचीव करेंगे तो एक अलग प्रकार का हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगा कि हाँ मैंने जो डिसाइड किया वो मैंने अचीव किया। अब ये नहीं कि एक चीज हम लिखे हैं कि 1 घंटा पढ़ेंगे, है ना, दिन भर में 1 घंटा पढ़ लिया, शाम में खुश हो हैं, तो वैसा नहीं करना है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट व्हाइट लेड। व्हाइट लेड के बारे में लिख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला आपसे पूछता है 2 Pb CO3। हाँ, लेड का है, PbOH2, इसको बोलते हैं लेड कार्बोनेट एंड लेड कार्बोनेट लेड हाइड्रोक्साइड, इस दोनों का मिश्रण होता है ये, है ना, लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास यूरेनियम। अरे नहीं आ रहा, यूरेनियम, इसको डिनोट करते हैं यू से। याद रखिएगा इसकी खोज मार्टिन क्लेपॉर्थ ने की। इसके बाद याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, आशा की धातु, इसे क्या कहते हैं, मेटल ऑफ होप कहते हैं। याद रखिएगा इसका सब भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन, इसका भारत में सबसे ज्यादा खान जादूगोड़ा में है, जादूगोड़ा झारखंड में, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो यूरेनियम का उत्पादन होता है ना वो कहां पर होता है, जादूगोड़ा झारखंड में। इसके बाद याद रखिएगा इसे यूरेनियम के बारे में, विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम की खान कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरेनियम की खान ऑस्ट्रेलिया में है। और विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान करता है। इसके समस्थानिक देखते हैं हम लोग, और फिर इसका क्या यूज है। चला आगे, कजाकिस्तान। अच्छा, पहला मानव निर्मित तत्व कौन सा है, तांबा। कहां सा, सब भूल गए तुम लोग। आप लोगों को बताए थे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे तो नहीं बताए थे, या लिखाए भी थे कि पहला मानव निर्मित तत्व टेक्नीटियम है, लिखाए थे कि नहीं, देखो एटॉमिक नंबर है 43, टीसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो लिख लिया ना सभी ने। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसका जो समस्थानिक है 3 है, यूरेनियम 92 234, ये सबसे कम मिलता है, सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, ये सबसे कम मात्रा में मौजूद, मतलब ये 1% से भी कम होता है। इसके बाद दूसरा है यूरेनियम 92 235, और तीसरा है यूरेनियम 92 238, ये सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है। सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला जो यूरेनियम का समस्थानिक है वो यही है, यूरेनियम 238। हाँ, और याद रखिएगा कि ये तो आपको खैर बताया ही है कि यूरेनियम 238 का यूज यूरेनियम डेटिंग में होता है ना। यूरेनियम 235 का यूज किसमें होता है, न्यूक्लियर फ्यूल में। याद रखिएगा यूरेनियम 235 का यूज नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में तथा परमाणु बम में होता है ना जी, परमाणु बम में भी इसका यूज होता है ना, तथा परमाणु बम में होता है। बाकी आपको ये बता दिया है ना कि येलो केक के रूप में सीमा पर इसी का स्मगलिंग होता है ना। इसका जो अयस्क है क्या है, पिच ब्लेंड, और क्या है, कार्नोटाइट, है ना। इसको लिख लो, फिर हम लोग बात करते हैं प्लैटिनम, प्लैटिनम नहीं सॉरी, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम हो जाएगा, फिर हमारा मेटल खत्म। इसके बाद कुछ पॉइंट्स जैसे लिखा दूंगा आपको। अब बाकी जैसे मेटल से रिलेटेड जितना भी विचित्र सब फैक्ट है ना, तो वो मैं केमिस्ट्री का जो वन लाइनर होगा उसमें डाल दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। जो विचित्र विचित्र सब फैक्ट है ना इससे रिलेटेड, उसको वन लाइनर में डाल देंगे, कल आपको दे देंगे वन लाइनर केमिस्ट्री का भी, उसको आप लोग पढ़ लेना। क्या हुआ, क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा। फिजिक्स का अभी दिलवाते हैं यार, रुक जाओ, अभी मैं फोन करता हूँ।
डल जाएगा अभी मना बोल दिया। चलो यूरेनियम 235 का यूज नाभिकीय रिएक्टर में हो गया। अगला हम लोग बात करते हैं प्लूटोनियम। प्लूटोनियम के बारे में याद रखना, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 94। और हमारे प्रकृति में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले तत्व भी कितने हैं 94 है ना जी। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले तत्वों की संख्या कितनी है 94। प्लूटोनियम के बारे में याद रखना, इसका एटॉमिक मास जो होता है 244 होता है 244। और प्लूटोनियम के बारे में याद रखिएगा ये सबसे जहरीला तत्व है, ये सबसे जहरीली धातु है, ये सबसे पॉइजनस मेटल है, सबसे जहरीली धातु है, जहरीली यानी सबसे पॉइजनस। और इसका यूज कहां पर होता है एटम बम में, है ना, एटम बम में होता है। और जो आपका इसका यूज याद रखिएगा, प्लूटोनियम का यूज जो होता है ना, इसका यूज आर्टिफिशियल पेसमेकर के निर्माण में भी होता है। जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है ना, आर्टिफिशियल पेसमेकर के निर्माण में भी होता है। बाकी हाइड्रोजन बम के बारे में बताइए कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने। वो किस सिद्धांत पर काम करता है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। एटम बम किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन। कैसा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, इसका आविष्कार ओपेनहाइमर ने किया। लेकिन नाभिकीय विखंडन को किसने खोजा, ऑटो हॉर्न ने। किसने खोजा, ऑटो हॉर्न ने। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पटाखों में विभिन्न रंग और कुछ 2 4 5 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। बाकी वन लाइनर में दे दूंगा जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, पेसमेकर जो हार्ट वाला पेसमेकर होता है ना, कृत्रिम पेसमेकर में बैटरी किसका यूज होता है जी, लिथियम आयोडाइड। और जो आपका एटम बम में कौन सा प्लूटोनियम का यूज होता है, प्लूटोनियम 239 है ना जी। और आर्टिफिशियल पेसमेकर में याद रखना प्लूटोनियम 238 का यूज होता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर में प्लूटोनियम 238 का यूज होता है। ठीक है, चल अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे एटम बम में। और एटॉमिक क्लॉक में किसका यूज होता है, सीजियम का। ठीक, अब देखो पटाखों में विभिन्न रंग। तो पहला लिख लेना हरा रंग, ये तो पता है आपको, बैरियम। अब बैरियम का अयस्क जो होता है उसे क्या बोलते हैं, हैवी स्पार। दूसरा याद रखिएगा लाल रंग, स्ट्रॉन्सियम। इसके बाद तीसरा याद रखिएगा उजला रंग, मैग्नीशियम। चौथा याद रखिएगा उजला रंग के बाद पीला रंग, सोडियम। पांचवा याद रखिएगा बैगनी रंग, पोटेशियम, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए, देखो ध्यान से समझना, अगर से आप इससे ये पूछा जाए ना कि प्याज और लहसुन में स्मेल किसके कारण होता है, तो सल्फर होता है ना। लेकिन याद रखिए अगर सल्फर में ऑप्शन में सल्फर नहीं है ना, तो फिर आपको याद रखना है कि थोड़ा बहुत उसमें जो स्मेल होता है वो पोटेशियम की वजह से भी होता है। अगर सल्फर है तो सल्फर ही होगा, अगर सल्फर नहीं है तो वहां पर याद रखिएगा किसके साथ जाएंगे, फिर पोटेशियम के साथ। और दोनों अगर ऑप्शन में है तो दोनों आपको लगाना है। ठीक है, नहीं अगर दोनों ऑप्शन में तब एगो मारना है तो फिर सल्फर। हाँ, तो पोटेशियम बोले तो वही बोले ना कि अगर मान लीजिए ऐसे अगर पोटेशियम और सल्फर है तो दोनों लगाएंगे। लेकिन अगर आपका ऐसे है सिर्फ सल्फर है, इसे ऐसे यहाँ पर पोटेशियम है, फिर इस कंडीशन में आप सल्फर लगाइएगा, है ना। इस कंडीशन में सल्फर लगाना है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये सब पॉइंट लिखाया था कि नहीं लिखाया था। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं, नहीं लिखाया नहीं था, ये तो आपको याद करा दिया है, लिख लेना ये सब। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं, रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक मेटल। इसका इसलिए यूज होता है, इसका मतलब एक्चुअली डिफेंस में, शिप वगैरह के निर्माण में, है ना, जो उसमें काफी ज्यादा यूज होता है इसका। दूसरा याद रखना टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं। टाइटेनियम को वंडर एलिमेंट कहते हैं। टाइटेनियम का यूज, वंडर एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको क्या तो बोलते हैं, क्या कोई हिंदी बताना, इसका अगर हिंदी पता हो वंडर एलिमेंट का तो क्या तो बोलते हैं, मेरे दिमाग से निकल रहा। आश्चर्यजनक, अच्छा हाँ, आश्चर्यजनक तत्व। टाइटेनियम का यूज शिप तथा बोट के निर्माण में होता है। अच्छा, एक सवाल आपसे बनता है कई बार कि कभी आप लोग देखते हैं कई लोग जो पानी पीने के लिए तांबे के ग्लास का यूज करते हैं, पुराने जमाने में लोग करते थे तांबे का ग्लास, या आजकल भी तांबे का वो पानी का वो आता है, तांबे का बॉटल, वाटर बॉटल। तो तांबे का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तांबा, देखिए बहुत फैक्चुअल सवाल बनेगा, इस तरह का सवाल बनेगा आपसे। तांबा एकमात्र जीवाणुरोधक यानी एंटीबैक्टीरियल क्या है, धातु है। आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा एकमात्र एंटीबैक्टीरियल मेटल है, तो तांबा एकमात्र जीवाणुरोधक क्या है, धातु है, यानी एंटीबैक्टीरियल क्या है, मेटल है। इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। हो गया, बाकी ये सब तो करा दिया ना, नॉर्वेजियन सॉल्टपेटर का फार्मूला वगैरह बता दिया ना, कैल्शियम नाइट्रेट, नाइक्रोम वगैरह के बारे में बता दिया, नाइक्रोम निकल क्रोमियम से मिलकर बनता है। हीटर और आयरन का जो कॉइल होता है वो इसी से बना होता है। ठीक है, अब बाकी जो देखिए मेटल में रिलेटेड जो भी फैक्चुअल चीजें हैं जिसको कि आपको याद रखना है, कई सारा फैक्ट है इसमें, तो वो फैक्ट हम वन लाइनर के फॉर्म में दे देंगे आपको, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी कहीं पर कोई उस वन लाइनर में जैसे डाउट रहता है कहीं पर, तो आप पूछ लेना क्लास में, है ना, तो आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में दे देंगे। अब हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे नॉन मेटल की। क्या स्टार्ट करेंगे, नॉन मेटल। नहीं कल नहीं, मतलब गजब यार, हर चीज को कल पे टालते हैं। हाँ, अभी अभी मैंने मान लो फोन करके बोलिए चलो कल जाएंगे मूवी देखने, नहीं आते चलेंगे, चलो अभी कल के बस में टालना है। 4 बजे तक, मतलब 4 बजे तक चलेगा।
नहीं नहीं, टेस्ट भी है ना आप लोगों का। आप 5 मिनट पहले छोड़ देंगे, है ना। चलो कोई नहीं। हाइड्रोजन सबसे पहला हमारा, और हाइड्रोजन जो है ना, देखो दो तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इसमें कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से बहुत सवाल बनता है हाइड्रोजन और कार्बन से। हाइड्रोजन से लगभग अगर देखा ना तो कम से कम 50 से ज्यादा, यानी कि लगभग 100 के आसपास सवाल यहाँ से बन सकता है। क्या क्या बनता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हाइड्रोजन चलेगा अभी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में की। ईयर भी याद रखना। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है। ये साथ साथ लिखते चलिए, ये सब आपको पता है ना। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? आवारा तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इसको पीरियोडिक टेबल में कहीं पर निश्चित स्थान नहीं मिला था, है ना, इसलिए आवारा की तरह इधर से उधर होता रहता है ना। कभी इसके अंदर गुण आ जाता है अल्कली मेटल वाला, तो कभी हाइड्रोजन वाला, है ना। तो यही सही है। चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। जिसके पास क्या नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है। पहले आप इसे लिखिए। कोई नहीं लिखो अभी आराम से, अभी बहुत सारा पॉइंट ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। चला आगे। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है यहां पर होगा जिसके पास क्या नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है। चला आगे, साथ साथ लिख सकते हैं, इसमें कुछ समझना है नहीं, है ना। सूर्य, अच्छा अरे बस ठीक है भाई, है ना। हम तुम तो ऐसा लगा हमको पीछे बुला रहे हो, है ना। हो गया। हे भगवान, है ना। बताइए अनिशा जी को पते नहीं है। अरे एजीओ में ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव नहीं रहता है ना। चलिए इसको चलो नेक्स्ट है, सूर्य तथा तारों में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन मिलता है। हाइड्रोजन मिलता है ना। और सूर्य तथा तारों में ऊर्जा किसके कारण होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, है ना। इसके बाद याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन है एकमात्र तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम, जिसके समस्थानिक के नाम यानी आइसोटोप के नाम क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। नाम पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको लिखा दिया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, वो सबको पता है। एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन है इसका? ट्रिटियम। हाइड्रोजन सबसे स्वच्छ ईंधन है, यानी कि सबसे प्योर फ्यूल है हाइड्रोजन, क्योंकि ये प्रदूषण नहीं करता है, बिल्कुल भी प्रदूषण ये नहीं करेगा। क्योंकि जब हाइड्रोजन जलता है तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन जलने पर क्या बनाता है? हाइड्रोजन जलने पर पानी बनाता है। क्या बनाता है? पानी, वाटर बनाता है, इसलिए ये पॉल्यूशन नहीं करता। हाइड्रोजन का उष्मीय मान, हाइड्रोजन का जो उष्मीय मान है सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है हाइड्रोजन का उष्मीय मान? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोजन का उष्मीय मान 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है ना। और कभी भी उष्मीय मान का कैलोरीफिक वैल्यू का अगर आपसे यूनिट पूछे तो कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो यही कारण है ना कि हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ फ्यूचर या फिर भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, यहीं से डब्बा बना के लिख लेना कि रॉकेट का फ्यूल होता है ना, रॉकेट का जो प्रणोदक होता है फ्यूल, इसमें किसका यूज होता है? लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का मिक्सचर, है ना, ये चीज यूज होता है। ये इस बार भी पूछा था बीपीएससी में या फिर एएसओ में, किसी में पूछा था ये, है ना। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है यहां से सवाल, ठीक है। पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। किसका? हाइड्रोजन का, हाँ, लिक्विड और ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन जो है ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, मतलब ये जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, बहुत मतलब लो टेम्परेचर होता है इसका। अच्छा ये चीज ना आप उसमें मरकरी में लिख लेना, मरकरी वाले पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट में। कई बार पूछा था मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, -39 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि मरकरी -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? जम जाता है। इसलिए आपको बताया भी था, जब याद करिए हम लोग वो थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे, वहां पर बताया था ना, ठंडे प्रदेशों में कौन से थर्मामीटर का यूज होता है? अल्कोहलिक वाले थर्मामीटर का यूज होता है। नहीं, क्योंकि -39 डिग्री पर पारा क्या हो जाता है? जम जाता है। तो यही वजह, -39 डिग्री सेल्सियस पारा का, -39 डिग्री सेल्सियस होता है उसका हिमांक बिंदु, ठीक है। आगे चलें, एक पॉइंट और लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन जलने पर, हाइड्रोजन को जलाने पर कैसा पॉप साउंड उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन को जलाने पर
पॉप साउंड उत्पन्न होता है। कैसा साउंड? पॉप साउंड उत्पन्न होता है। बाकी 4 बजे से टेस्ट है इन लोगों तो अब चलो 5-10 मिनट रेस्ट भी है जरूरी ना। कोई नहीं, कल जो है ना देखो, कल हम लोग क्या करेंगे, नॉन मेटल को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। अब फिजिक्स में हम लोगों का साउंड टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट करके लाइट हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी ये तो पता नहीं